की बात रही, चूंकि अभी हम स्क्रीन पर विवेक, स्क्रीन पर एमवीए का बता रहे हैं, पूरा आंकड़े उसके बता रहे हैं, क्या उनकी तैयारी पूरी है? उस पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो अभी हम बता रहे हैं कि लगभग लगभग तय है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग को लगभग तय हो गया, उस पे उसका फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। पंकज देखिए, दोनों पार्टी जो दोनों अलायंस है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों अलायंस ने अभी तक सीएम फेस का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं किया है। देखिए, सबसे ज्यादा सीएम फेस का जो झगड़ा है वो महाविकास अघाड़ी में है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोकसभा चुनाव के बाद, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि इस बार हम 100 से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे और सबसे ज्यादा सीट उनकी आने वाली है, ऐसा क्लेम कांग्रेस कर रही है। इसलिए कांग्रेस बोल रही है कि महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस उनका होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट का क्लेम है कि उद्धव ठाकरे पहले सीएम रह चुके हैं, शिवसेना भी, उद्धव बाला ठाकरे भी 110 से 105 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए सीएम फेस उद्धव ठाकरे होनी चाहिए। वहीं तीसरी, शरद पवार गुट की एनसीपी भी दावा कर रही है कि नहीं, सीएम फेस उनका होना चाहिए क्योंकि रीजनल पार्टीज हैं और बिना शरद पवार के महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो सकता है। तो सीएम फेस का जो झगड़ा है और सीएम को लेकर जो झगड़ा है वो सबसे ज्यादा महाविकास अघाड़ी में है, क्योंकि देखिए असेंबली चुनाव से अनाउंसमेंट से पहले ही पुणे में, बारामती में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में तीनों पार्टियों ने अलग अलग पोस्टर अपने अपने नेता के लगाए। एक जगह नाना पटोले का सीएम का पोस्टर लग रहा है, दूसरी जगह उद्धव ठाकरे का सीएम का पोस्टर लग रहा है, तीसरी जगह सुप्रिया सुले का सीएम पोस्टर लगा है। तो सीएम पोस्टर को, जो सीएम का जो फेस है वो सबसे ज्यादा अगर लड़ाई या झगड़ा किसी में होगा वो महाविकास अघाड़ी में होगा। महायुति में कोई भी सीएम फेस को लेकर इशू, जो तीनों पार्टियों का अंदरूनी इशू होगा, लेकिन बाहरी इशू जो है वो दिखा नहीं रहे हैं कि सीएम फेस का झगड़ा उनके अंदर चल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो दिल्ली डिसाइड करेगा कि महायुति में सीएम कौन रहेगा कौन नहीं। रीजनल पार्टी यहाँ पे है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ये डिसाइड नहीं करेंगे सीएम कौन होगा। अगर महायुति की सरकार आती है तो सीएम का फैसला हाईकमांड दिल्ली से आएगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीएम को लेकर जो है वो अभी भी तीनों पार्टी में बड़ा मतभेद चल रहा है। पंकज बिल्कुल। और अगर मैं झारखंड की बात करूं चंद्रमोहन, तो देखिए, अगर जेएमएम की नेतृत्व वाली सरकार है जिसमें कि कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, उसके अलावा वाम, इनको मिलकर बनती है, क्या इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है यहां, या इसमें भी कुछ खींचतान है? और अगर हम बीजेपी की बात करें तो खासतौर पर जो संथाल परगना है और कोल्हान प्रमंडल है, उसकी जो 32 सीट्स हैं उस पर फोकस करना होगा बीजेपी को, अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें। बिल्कुल, देखिए, कोल्हान इलाके की अगर आप बात करिएगा तो वहां पर बीजेपी पहले से तैयारी में जुट गई थी और यही वजह है कि जो पहले मुख्यमंत्री जिसको हेमंत सोरेन ने बनाया था वो अब उनकी पार्टी छोड़कर और बीजेपी में आ गए और कोल्हान का उनको टाइगर कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और पूरी तरीके से कहा जाए तो कोल्हान इलाके में फोकस की हुई है, तो वहां उनको शायद कहीं कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। और अगर बात की जाए तैयारियों की बीजेपी की, तो सिर्फ उनके साथ दो ही दल है, एक तरफ बीजेपी है और दूसरा आजसू है। चंपाई सोरेन कितना बड़ा फैक्टर होंगे इस बार के चुनाव में चंद्रमोहन? देखिए, वही चंपाई सोरेन की ही मैं बात कर रहा था, जिनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, जो कल तक उनके साथ हुआ करते थे, उनके पार्टी के साथ हुआ करते थे हेमंत सोरेन के साथ। लेकिन हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री उनको बनाया और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो उनको, चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। तभी से उनकी नाराजगी थी और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। तो जाहिर सी बात है कोल्हान इलाके में उनका जो है वो काफी असर देखने को मिलता है और ऐसे में बीजेपी के लिए उधर का रास्ता तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो लगातार कार्यक्रम चल रहा था हेमंत सोरेन का, वो कोल्हान इलाके पर ही फोकस कर रहे थे कि उनके चंपाई सोरेन के काट में किसी न किसी को खड़ा किया जाए, लेकिन अब तक वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि वहां पर बीजेपी काफी मजबूत अभी दिख रही है, क्योंकि चंपाई सोरेन उनके साथ आ गए और कई ऐसे विधायक हैं जो उनके कहने पर सिर्फ अगर चंपाई सोरेन उस इलाके में खड़ा हो जाते हैं तो लोगों का समर्थन मिल जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो कोल्हान का इलाका है वहां पर रास्ता साफ दिख रहा है। और अब मेन इलाके की अगर बात करिएगा, रांची के दूसरे हिस्से की बात करिएगा, झारखंड के दूसरे हिस्से की बात करिएगा, तो यहाँ भी आजसू के साथ गठबंधन लगभग तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा होना अभी बाकी है।
तो सीटों का बंटवारा जब हो जाएगा तब साफ हो पाएगा कि आजसू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके अलावा जेडीयू भी हो सकता है कि साथ में वहां पर झारखंड में चुनाव लड़े। हालांकि मैं लौटता हूं चंद्रमोहन आपके पास। इस बीच आपको बता दें, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है आज 3:30 बजे, उससे पहले पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, जुबानी लड़ाई भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता है प्रदीप भंडारी, महाराष्ट्र और झारखंड जीतने का उन्होंने दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर एनआरसी लागू करने की बात उन्होंने कर दी है, यानी अगर बीजेपी जीतती है तो एनआरसी लागू होगा झारखंड में। महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, प्रदीप भंडारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है, जो कि तय है कि सरकार बनेगी झारखंड में, तो एनआरसी लागू होगा। बिल्कुल, देखिए ये बात पिछले कई सालों से चलते आ रहा है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है उस समय रोहिंग्या जो है उनका एंट्री वहां पर हो गया है, बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पर एंट्री हो गया है। और ऐसे में अगर एनआरसी वहां पर होता है, लागू किया जाता है और जब लोगों का फिल्ट्रेशन वहां पर शुरू होगा, तब ये साफ हो पाएगा कि कितने बांग्लादेशी और कितने वहां पर रोहिंग्या आए हैं। लेकिन ये आरोप पहले से लगते रहा है और अगर ये बीजेपी कहती है कि अगर वो सरकार में आए और उसके बाद एनआरसी लागू होगा, तो हो सकता है कि एक जो दूसरा पक्ष है उनका वोट उनको मिले। और यही वजह है कि इस तरह के बयान भी अभी सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी यह झारखंड में हमेशा यह कहते रही है कि 2-3 चीजें जो हैं वो लोगों के सर चढ़कर बोलते रहा है। एक वहां पर जल, जंगल और जमीन की बात जो हमेशा करते रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उसी जमीन में हमेशा सेब लगते रहा है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। और चंपाई सोरेन जो उनकी पार्टी छोड़कर आए, उनके बनाए हुए मुख्यमंत्री थे, वो छोड़कर आए, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो वहां पर हिंदू लोगों के साथ जिस तरह के व्यवहार आज के वक्त में किए जा रहे हैं और साथ ही जो झारखंडी हैं उनके साथ जो व्यवहार किए जा रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी। और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो हेमंत सोरेन पर उठ रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल नीरज, डेमोग्राफी बदलने का हक किसी को नहीं है। प्रदीप भंडारी ने साफ ये कह दिया है कि हम जीत रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में जीतते ही एनआरसी लागू होगा। चुनाव की घोषणा होने जा रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी दावा करने को, अपने दावे को सही साबित करने का एक आधार भी है, जो कि हरियाणा में उन्होंने जीत दर्ज किया। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना उद्धव गुट हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, उनके पास भी कहने को जरूर है कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ था, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी उनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात है कि महायुति और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच महाराष्ट्र में जो लड़ाई है वो कांटे की होगी, ये बात तय है। क्योंकि इतनी पार्टियां हैं, भले अलायंस के अंतर्गत है, आमने सामने का दोनों का अलायंस है, लेकिन इतनी पार्टियां हैं, इतने चुनाव चिन्ह है कि जनता के बीच पहुंचना दूसरी सहयोगी दलों से एक चुनाव। मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच जेएमएम नेता है मनोज पांडे, उनका क्या कहना है, जरा उनकी बात सुन लें। 31 मिलेगा, 33 मिलेगा, 29 मिलेगा, ये तय हमारे आला कमान करेंगे। और जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, एक अहम बैठक जिसमें सभी दलों के आला कमान मौजूद रहेंगे, मुझे लगता है वो बैठक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी, इस लिहाज से कि फैसला उसी बैठक में होना है। हम आपके सामने कुछ बोलें, राजद के कार्यकर्ता या नेता कुछ बोलें, कांग्रेस के लोग कुछ बोलें, लेकिन होना वही है जो टॉप लीडर्स की बैठक में तय होगा। और मुद्दा यही है, इंडिया गठबंधन कैसे सशक्त हो, कैसे यहाँ सरकार बने। चंद्रमोहन, देखिए राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो आंकड़ों का भी खेल है। तो मैं अगर आंकड़ों पे नजर डालूं तो संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में सिर्फ 3 सीटें भाजपा के पास हैं
और पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो कोल्हान प्रमंडल, जहां का टाइगर आप चंपाई सोरेन को बता रहे हैं, तो वहां 14 विधानसभा सीटों पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। तो अब चंपाई सोरेन जो है वो साथ में नहीं है हेमंत सोरेन के, तो ये नुकसान होता सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि चंपाई सोरेन कितना बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वो बड़ा फैक्टर जरूर साबित हो गए और इसीलिए उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, क्योंकि अगर वो कोल्हान इलाके में खड़ा हो जाते हैं तो जनता उनके साथ खड़ी रहती है। और यही वजह है कि अगर वो बीजेपी के साथ आ गए हैं तो बीजेपी कोल्हान इलाके में मजबूत दिखाई दे रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की नैया भी डगमगाते हुए जरूर दिखेगी कोल्हान इलाके में, क्योंकि कोल्हान इलाका जो है वो काफी महत्वपूर्ण उनके लिए भी माना जाता है और बीजेपी के लिए भी माना जाता है। लेकिन चंपाई सोरेन उनके साथ थे, इसलिए शायद हेमंत सोरेन उस समय मजबूत थे। लेकिन अब चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ आ गए हैं और जब वोटिंग होगा और जब काउंटिंग होगा उसके बाद तय हो पाएगा कि जनता किसके साथ जाती है, क्या चंपाई सोरेन को अपना नेता मान ली है या फिर हेमंत सोरेन को आगे बढ़ाती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से पिछले 1 सालों से चुनाव में वहां पर लगी हुई है, चुनाव प्रबंधन में जुटी हुई है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी इस बार वहां पर अपना खूंटा मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन भी लगातार जेल से जब से छूट के आए हैं उस समय से ही लोगों के बीच जा रहे हैं, कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन जनता किसको चुनती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो है वो बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जा रही है और जिस तरह से लगातार बैठकें और नेताओं का जो अपना चुनाव प्रबंधन का दौर चला है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना पूरी तरीके से पुख्ता तैयारी के साथ झारखंड में चुनाव में जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वहां पर सरकार में आता है वो 5 साल सरकार में रहता है, फिर उसको विपक्ष में बैठना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मायने में भी इस बार वहां पर मजबूत दिख रही है। और अगर जेडीयू के साथ उनका गठबंधन हो जाता है तो जो खास तौर पर जो बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है वहां पर तो जेडीयू मजबूत है ही और फिर उसका रिफ्लेक्शन भी झारखंड चुनाव में दिखेगा। तो इस बार बीजेपी जो है वहां पर आजसू, जेडीयू और बीजेपी 3 दल हैं जो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए उसको कह लीजिए और साथ ही सबसे अधिक सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अभी जो मनोज पांडे का आपने बयान सुना, जो प्रवक्ता है जेएमएम के, उनके पार्टी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खलबली है और इस बात को लेकर अभी सेटलमेंट भी नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है आरजेडी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार और झारखंड जब एक साथ हुआ करता था तो आरजेडी का तब उस समय जनता दल हुआ करता था, तो वहां पर इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखता था। ऐसे में लालू यादव और आरजेडी अपना कद बढ़ाने के लिए, तेजस्वी यादव अपना कद बढ़ाने के लिए जरूर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि हम वहां पर दूसरे गठबंधन के तौर पर उनके बड़े दल में शामिल हैं। तो ऐसे में उनको अगर कम सीट मिलता है तो जेएमएम से नाराजगी की बात सामने आ जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात इनके सामने, हेमंत सोरेन के सामने चुनौती ये है कि वो कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से मनाते हैं, आरजेडी को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, एनसीपी को कितनी सीटें देते हैं और साथ ही लेफ्ट को कितना सीट मिलता है। ये सबसे अहम झारखंड के लिए होगा। लेकिन आज जब 3:30 बजे चुनाव, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस अध्यक्ष हैं झारखंड के राजेश ठाकुर, उनका भी बयान आया, क्या कह रहे हैं वो, जरा उनकी बात सुनो। पहले आप कराइए, आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। दिवाकर तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे रांची से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे डेट्स अनाउंस करने जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड की, किस तरह की तैयारी है, क्या क्या चुनौतियां इस बार जेएमएम के सामने है और जो विपक्षी दल है उन्होंने किस तरह से तैयारी करके रखी, कितने तैयार हैं वो इस चुनाव के? देखिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ये कहा था कि जो झारखंड स्टेट है और चुनाव आयोग जो है वो हर तरीके से तैयार है, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। राजनीतिक दल भी लगातार इस बात को लेकर तैयार थे कि कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है
और जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो रही थी तो ये इस बात की चर्चा थी कि शायद झारखंड के चुनाव समय से पहले करा लिए जाएंगे। लेकिन एक खबर थी कि दशहरा के बाद कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो कल जो है हेमंता बिश्व शर्मा जो झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये घोषणा की कि उनके जो सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत चल रही है। 9 से 11 सीटें वो जो सबसे प्रमुख सहयोगी है आसू उसको शेयर करेंगे, 2 सीटें वो जेडीयू को शेयर करेंगे और 1 सीट जो है लोजपा जो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है उसको शेयर करेंगे। तो सीटों का जो फार्मूला है मोटा मोटी तय हो चुका है एनडीए गठबंधन के बीच में। और उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी की और आज जो है बाबूलाल मरांडी सुबह ही निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं या चुनाव प्रभारी हैं, सह चुनाव प्रभारी हैं, सभी का दिल्ली में जुटान होगा और दिल्ली में ही जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं खासतौर पे बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और पहली सूची आ सकती है। हेमंता बिश्व शर्मा ने तो ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर वो पहली सूची जारी कर देंगे